क्या शुरू हो गया? डिफरेंशिएशन। अरे बड़ा आगे पहुंच गए हम, सब खत्म हो गया बाकी पीछे का। चलो, डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों? फार्मूले लिखवाए थे, तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर दे दें क्यों? अवकलज होता है, अवकलज दो टाइप का होता है, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन। तो हमारा चल रहा है अवकलन। क्या चलेगा? अवकलन। इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल। समझ में आ रहा है? इसमें दो तरह की टर्म्स होंगी। टर्म्स मतलब पद। कितने तरह के पद होंगे? एक होंगे बच्चों चर। क्या होंगे? और एक होंगे चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, और अचर को बच्चों हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? तो दो तरह के पद मिलने वाले, चर और अचर, वेरिएबल एंड। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है उनको कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल 12th में कितने यूज होते हैं? तो 99% ये बता रहा हूँ, 1% कुछ और भी आ जाते हैं, क्योंकि पूरे वेरिएबल याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी यूज हो सकता है। यू से लेके जेड तक, यू से लेके टी एंड थीटा, ये क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। इनके अलावा जितने भी सब मिलेंगे वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। लेकिन 1% इनमें से भी वेरिएबल की तरह ट्रीट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको समझ में आने लगेंगे जब टॉपिक समझ लोगे तो। दरअसल क्या होता है? यू है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई, जेड, टी एंड थीटा, ये 99% कितने? यही क्या होते हैं? वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। 1% कई बार आर आएगा, कहीं कहीं लैम्डा आएगा, कहीं कहीं ए को भी हम क्या करेंगे? चर की तरह, वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन वैसे 99% कौन आएंगे? यही आएंगे। अचर कौन से होते हैं? जितनी गिनती है सारी, काउंटिंग वैल्यू, जितनी गिनती है। गिनती कैसी भी हो सकती है, आड़ी बुकची नौने पौने कुछ भी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डेड डेड ये गिनतियां हैं। -1 है, -2, -3, ये सारी गिनतियां हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 100 वगैरह कुछ भी हो सकता है भाई। 2/3 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पाई हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, NC0 हो सकता है, NC1 हो सकता है, NC3 हो सकता है, ऐसे NCR हो सकता है। ये सारे क्या है बच्चों? कांस्टेंट। अब इन्हें याद रखना थोड़ा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, ये बहुत सारे लिखे जाएंगे अभी। इन्हें याद करना मुश्किल है, तो आप याद क्या कर लो, ये वेरिएबल, इनके अलावा जितने वो सारे कांस्टेंट, ऐसे करके याद रखो। ये सारे क्या है? यू से लेके जेड तक टी और थीटा चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इनके अलावा सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। ऐसा नहीं सारे होते हैं, 1% मैंने कहा इनमें से भी आ जाते हैं, लेकिन वो आपको समझ आ जाएगा कब आते हैं और कैसे आते हैं। ओके, तो यू से लेके जेड तक टी और थीटा क्या होते हैं? और ये सारी गिनती, ये आड़ी बुकची एम एन वगैरह सब क्या होते हैं? अच्छा, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? कोई दिक्कत है? अब जब तुम अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको दो तरह के पद मिलेंगे, चर मिलेंगे और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। चर और अचर मिलेंगे। तो अगर केवल चर हुआ तो चर का अवकलन होगा, यानी चर का डिफरेंशिएशन होगा वेरिएबल का। चर कहूं वेरिएबल कहूं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? तो अगर केवल चर मिलता है, वेरिएबल मिलता है, तो हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, और केवल कांस्टेंट मिलता है ओनली, तो हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में मिल जाए, चर और अचर दोनों साथ में मिल जाए, तो हम अचर को बाहर निकाल लेंगे, चर का अवकलन कर लेंगे। इस बात से ये पता लगा कि अवकलन जो होता है बच्चों, वो चरों का होता है। किसका होता है? लेकिन मजबूरन जब चर नहीं होता है तो हम किसका करते हैं? अचर का करते हैं। जब चर नहीं होगा तो हम किसका करेंगे? तो याद रखिए, जब केवल चर हो तो चर का अवकलन, केवल अचर हो तो मजबूरन अचर का ही करना पड़ेगा। लेकिन चर और अचर दोनों हो तो चर का होगा, अचर कौन आ जाएगा? बाहर। जो कांस्टेंट है वो कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। और वेरिएबल का हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई? वेरिएबल क्लियर हो गए आपके? यू से लेके जेड तक टी और थीटा क्या है? इन्हें वेरिएबल क्यों कहा गया? क्योंकि इनके मान लगातार बदलते रहते हैं। आपने समीकरण इक्वेशन सॉल्व करे होंगे आपने,
टेंथ ट्वेल्थ वगैरह हम तो देखा हुआ, एक्स का मान कभी 2, कभी -2, 3, कभी 3/2 ऐसे आते रहते थे, लगातार वैल्यू चेंज होती थी। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें क्या बोलते हैं? चर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, या ये किसी पे डिपेंड करते हैं, जो किसी पे डिपेंड करते हैं वो वैसे फंक्शन कहलाता है, लेकिन वेरिएबल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? इतना समझ में आ गया और को? इसके बाद थोड़ा और केस ये है बच्चों, जैसे ये लिखा है d/dx, ये लिखा है d/dθ, यह लिखा है d/dt। इस लाइन का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, d फॉर डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट मतलब सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम। इसका मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब है t के सापेक्ष अवकलन। समझ में आया? ये x के सापेक्ष अवकलन है। अब जब यहाँ पर y आ जाए, मान लो क्या आ जाए, तो इसे कहते हैं पूरे को अवकल गुणांक। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये कौन हो गया? अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक, dy/dx कहते हैं। तो वो कहेगा सवाल में कि जो सवाल दिया है इससे x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए, इसका x के सापेक्ष क्या करिए? अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करिए। ठीक है, समझ में आ गया? फार्मूले तुमको पता ही थे। अगर भाई ये सब क्वेश्चन दिया है d/dx ऐसे फार्मूला दिया है, तो ये कह रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था? मैंने कहा था याद कर लेना, याद किए? d/dx, x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? बहुत बढ़िया, d/dx, x की पावर n का क्या होता है? जो पावर है वो पहले आ जाती है और जितनी पावर होती है उसमें से एक कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे फार्मूले मैंने लिखवाए थे आपको 14, वैसे 13 होते हैं। उन्हीं के बेस पे क्या मिलने वाले हमको? क्वेश्चन मिलने वाले। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको, बता ही देता हूँ। क्या तो बताए दो, जो बताए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है x³ + 5x² और प्लस दिया है मान लो 7। क्या दिया है? ये दिया। आप डायरेक्ट करना चाहो डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इसे बाई मान लो तो और अच्छा है। हम जितना होता है उसे किसके बराबर मान लेते हैं? बाई के। मान लिया? क्या लोरी सुना रहा हूँ, नींद आ रही तुम्हें? हाँ भाई, ज्यादा हवा मिल गई लग रहा है। अनुराग, सुंदर सी लाइन लिखेंगे यहां पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। क्या यार, शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। कोचिंग ना पढ़ो टीचरों से तो टीचर नाराज है। अजीब दास्तां है यार, ऐसा बेड़ा गर्क कर रहे हैं टीचर। मतलब अगर खुद अच्छा पढ़ाओगे तो बच्चा अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। वो दूसरी जगह क्यों जाएगा? उससे तो और फायदा होगा। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो स्कूल में भी उसी से पढ़ेगा और कोचिंग भी उसी से पढ़ लेगा, दो डबल। पहली बात तो अगर आप अच्छा पढ़ाओ तो उसे कोचिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ पैसा लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, और खुला खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? स्कूल पकड़ लेते हैं टीचर तो बाहर के बच्चे तो आते नहीं है, उसी स्कूल के 10 15 20 बच्चे क्या करते हैं? घेरते हैं। 300 रुपए के हिसाब से अगर 20 बच्चे घेर लिए तो कितने हो गए? 6000। तो 3000 3000 6000 वो हो गए, 6-7 हजार उधर से मिल गए। और बाकी ऐसे ही चल रहा है? 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 6000 उधर से आ गया, तो 18-20 हजार रुपये आराम से पढ़ जा रहे हैं। जीवन चल रहा है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। तो खैर क्या ही करा जाए, कुछ कर नहीं सकते। और ये धांधलेबाजी लगातार चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। कुछ कॉलेज तो खुले मंच पे कहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो फेल कर दें। MB कॉलेज है, उसमें ऐसे ही करा गया था एक बार, कोचिंग के चक्कर में कई बच्चे फेल कर दिए, बड़ा बवाल हुआ उसमें, बहुत बच्चे फेल करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ऐसा करते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं और इसमें भी ये धांधलीबाजी चलती है बहुत ज्यादा। ये इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। गवर्नमेंट कॉलेज में ये होता है, तुम एक बार होया है और तुम्हारा नाम लिख गया कोचिंग में, तो वो नहीं कहेंगे तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तुम्हारा नाम चलता रहेगा, तुमसे फीस मांगेंगे। लो भाई, हाँ, ऐसा होता नहीं होता है? GGIC वगैरह में ऐसे ही होता है। और खुला मतलब इतनी तनख्वाह है उनकी, गवर्नमेंट टीचरों की, 1,20,000 90,000 80,000, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है। फिर क्या करते हैं? बच्चों को अगर पढ़ाना तो स्कूल में जोड़ा।
गवर्नमेंट टीचर यहाँ के नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन वो संविदा वाले रख लेते हैं जो एडक, वो क्या करते हैं, वो अपना खर्चा पानी निकालने के चक्कर में प्रिंसिपल रखता ही उन्हें इसीलिए रखो था कि 6-7 हज़ार रुपए देंगे तुम्हें स्कूल से, बाकी तुम कोचिंग के बच्चे खेल लेना। और वो भी फायदे में आके सोचते हैं अरे यार लोकल का स्कूल है, अगर 50 बच्चे मिल गए भाई तुम काम हो गया। 50 बच्चों मतलब 3 पंजे 15 हज़ार, एक सब्जेक्ट पढ़ाया और 2 सब्जेक्ट पढ़ाया तो 30 हज़ार है कि नहीं है। तो 30 हज़ार रुपये वहां से मिल गए, 8-10 हज़ार स्कूल से मिल गए, काम चल रहा है बढ़िया से, मजे ही मजे है नहीं है। तो भैया बहुत खेल है। खैर ऐसे एक बैच से मिल गए, दूसरे बैच से मिल गए, हाई स्कूल से उतने उतने इंटर से, ऐसे फर्स्ट ईयर से तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारा रिजल्ट का खेल किनका रहता है, उन्हीं का रहता है, तो बच्चा डरता है कि नहीं है। तो और बच्चे अब मान लो सब बैचों से 20-20 हज़ार रुपये कमाए एक बैच से, तो 60 हज़ार रुपये हो गए, सरकारी तनख्वाह से ज़्यादा उठा रहे हैं वो पैसे। तो ये धांधलेबाजी बहुत चल रही है और ये चलती रहेगी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसी का ध्यान नहीं है, पूरा भविष्य चौपट करे पड़े। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब भी यही होता है, इंग्लिश में वो काम है हिंदी में। तो इस लाइन का मतलब होता है एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मतलब होता है डी ओवर, और इसका ही मतलब क्या होगा, डी ओवर। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष अपकलन, एक्स के सापेक्ष। तो जैसे ये लाइन लिखते हैं, इस लाइन का मतलब होता है इधर भी डी ओवर डी एक्स लगेगा बच्चों, बाई ऐसे, और इधर भी डी ओवर डी एक्स लगेगा। तो इधर केवल वेरिएबल है, तो इसी का होगा डिफरेंशिएशन। ये डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है, सब ओवर बोलते हैं, मैंने बताया था, डी ओवर डी एक्स, सही है। ये कैसे आया, कैसे फार्मूले प्रूफ हुए, ये सारे बताएंगे प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फार्मूले प्रूफ हो जाते हैं। और अपकलन की क्यों जरूरत पड़ी वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा सवाल करा ले ताकि तुम पता लग जाए कि टॉपिक होता कैसा है और क्या है, ठीक है। यहाँ पर कौन था, एक्स क्यूब, हाँ बेटा ये भाई ऊपर वाली कौन सी लोगे, ये बाई बराबर इसी का तो कर रहे हैं हम क्वेश्चन। ये तुमने लाइन लिखी है बीच में किसके साथ करने पर, ये लिखोगे नहीं तब भी काम हो जाएगा, लिखोगे तो और अच्छी बात है। तो इसके आगे भी डी ओवर डी एक्स है, यहाँ भी आएगा, लेकिन इसमें दो तरह के पद हैं, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, चर और अचर है। तो जब चर अचर साथ में आए तो अचर को बाहर निकाल लेते, बताए थे, डी ओवर किसका होगा प्लस, यहाँ केवल क्या है, अचर कांस्टेंट है। अब इसे बाहर, क्योंकि इसे बचाने वाला कोई है ही नहीं, इसे बचाने वाला था तो इसकी नमस्ते होगी, इसी की मृत्यु होगी बच्चों, सही है। आओ करते हैं, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखो एक्स की पावर एन, एन मतलब कोई नंबर हो सकता है, तो एक्स की पावर एन का हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर पहले आती है, जितनी होती है उसमें से एक, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, एन खुद हो सकता है, एम हो सकता है, कोई भी गिनती हो सकती है, 2 3 2/3 4/3, ये गिनतियां ही तो है, नौने पौने तो क्या है, तो गिनतियां। तो ये जो पावर है वो कहाँ आएगी, पहले। अब अपकलन करते हैं, इसका मतलब ही अपकलन करना, तो ये अपकलन कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब अब नहीं रहेगा। तो पावर पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से एक, 5 ऐसे ही, कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई का होगा बीच में, इसका भी यही होगा, पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक प्लस, ये 7 कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का आपने सबने पढ़ा था डी ओवर डी एक्स, यानी सी का क्या होता है, जीरो, तो इसका जीरो हो जाए, जीरो प्लस और माइनस में कोई वैल्यू, तो जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बचा 3, 2 में से 3 में से गई 2 प्लस 5 2 जा 10, 2 में से गई 1 लिखने की कोई जरूरत, डी वाई ओवर, यही क्या है हमारा अवकल गुणांक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बन लगाओ या मत लगाओ, बन है तब भी बन है, नहीं है तब भी बन। ये क्या हो गया बच्चों, बताओ समझ आया कि नहीं आया, कौन दिक्कत, ये आ गया। अगला क्वेश्चन एक और उठाते हैं, उठाएं किसे, क्यों, क्या ना, आप तो फोन कर दो, क्या ना बच्चे आधे चले गए, क्या ना वो नहीं आए बायो वाले सर, तो बायो वाले बच्चे चले गए, क्या ना हमें पढ़वाओ तो ले आ रहे हैं, खाली मैथ के बच्चे हैं, क्या ना कल से पढ़वा देना। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ना ज्यादातर बच्चे चले गए। एक्स की पावर मान लीजिए कितनी है, 2/3 है, प्लस
5x की पावर -1 है और प्लस कितना है 6 है, ऐसे करके। अभी सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या करा है, अगेन वाले दे दिए डायरेक्ट, तो पहले थोड़ा सिखा ले फिर तुम्हें उठाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सुंदर सी लाइन लिखो भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई क्यों करेंगे एक्स, ये एक्स में सवाल है तो एक्स के हिसाब पे करेंगे, थीटा में होगा तो टी में होगा तो ठीक है, तो जिसमें होगा उसके हिसाब पे करेंगे। क्या होगा, जैसे ये लाइन लिखते हैं तो इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, यही तो होता है। ये इस लाइन का पूरा मतलब यही है, ये जो लिखा हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, यही तो लिखते हैं हम। तो ये लाइन लग जाएगी, इसे लिखते हैं तो डी ओवर डी एक्स बाई एबेंगी क्या होगा बच्चों, डी ओवर डी एक्स इधर भी आएगा, किसका कर रहे हैं, एक्स की पावर 2/3 का, नहीं प्लस 5 पहले आ जाएगा बच्चों, क्यों आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी ओवर एक्स की पावर -1 प्लस डी ओवर ये क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, आओ इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इसकी जो पावर है वो कहाँ जाएगी, जितनी है उसमें से एक क्या हो जाएगी, कौन दिक्कत, अरे जो पावर है उसमें से एक कम होगी, जो आगे आ रही +5, कोई निशान नहीं है इसके बीच भी, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का, ये पावर कहाँ आएगी, पहले जितनी है उसमें से एक, सीधा सा रूल है, जो पावर है उसी में से एक कम होगी, चाहे वो माइनस की हो प्लस की हो, आड़ी बुक्ची नौने पौने कुछ भी, हमारा कोई लेना देना प्लस। इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या होगा बच्चों, इधर क्या चल रहा है, डी वाई ओवर, थोड़ा सॉल्व कर ले, 2/3 ऐसे की, थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये 3 एकम, तो ये माइनस के 3 हो गए और ये प्लस के कितने हैं, तो प्लस और माइनस कभी जुड़ते नहीं, घटते आते उसके जिसके, तो ज्यादा किसके होंगे, माइनस के 3, 3 कितना ज्यादा हुआ, एक और पॉइंट में 3 ऐसे की, ये आप ऐसे करिए, इसके बेटे में कुछ नहीं, नीचे नीचे गुणा फिर तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके कर सकते हैं, ये वाला सही है, डायरेक्ट करो क्योंकि मैथ के बच्चों प्लस माइनस 5 एकम एक्स की पावर -1 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर चाहो तो आंसर ही छोड़ सकते हो, चाहो तो इसे प्लस की पावर बना लो, कैसे 2/3 और ये माइनस की पावर नीचे आके, यही तो रूल होता है कि नीचे से ऊपर जाती है ऊपर से नीचे जाती है, पावर का साइन उलट, ये माइनस की पावर नीचे आके डी वाई ओवर, यही क्या हो गया बच्चों, यही क्या हो गया बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। वेरिएबल क्या होते हैं, यू से लेके जेड तक वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट है तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है तो वेरिएबल का ही डिफरेंस, मतलब होता ही वेरिएबल का, कांस्टेंट का तो जीरो ही हो जाता ना। चलो और कर ले कुछ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, आप बताओ आपकी समझ में आ रहा है, ये तो आ रहा होगा, आओ ना है तो बोलना बेटा है। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या करना है मेरे को क्वेश्चन में, ये करना है बच्चों, एक्स की पावर मान ली लिख दी मैंने 5/4, क्या लिख दी 5 सर आ गए, आएंगे पढ़ाएंगे, एक्स की पावर 5 कितनी है 4, आगे कितना है, मान लो साइन एक्स मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, यहाँ 2 cos x मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ले लिया एक, किसके इक्वल मान लें इसे, बिना माने भी होता है बच्चों, ये बिना लेट किए आप कर सकते हैं, ठीक है। सुंदर सी लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करने पर अवकलन, इस लाइन का मतलब क्या होता है, डी ओवर, बताए थे अभी, डी ओवर बाई एबेंगी, इधर भी लगेगा डी ओवर एक्स की पावर 5, इधर इधर कुछ है नहीं निकालने के लिए, तो इसी का होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, साइन के साथ एक्स लगाया तो क्या हो गया वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन होता है ये साइन। अब साइन के साथ अगर मान लो कोई एंगल लगाते हैं हम, π/4 लिख दें इसे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
और एक्स लिखा है तो ये वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, जैसे साइन एक्स लिखा है या साइन थीटा लिखा है तो किसकी तरह ट्रीट करेगा? वेरिएबल। कौन है दिक्कत? नहीं आई बात समझ? डी ओवर किसका करेंगे हम? प्लस ऐसे ही यहाँ पर दो है और क्या है cos x, दो बाहर आ जाएगा, डी ओवर किसका करेंगे? कोई दिक्कत? आओ कर ले, करो। तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी? पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से एक बहुत बढ़िया से कम हो गई, प्लस ये साइन एक्स का हो रहा है, साइन एक्स का क्या होता है बताओ? पढ़े हो cos x? ये cos x हो गया, प्लस 2 ऐसे की cos x का होता है माइनस साइन, क्या होता है? कैसो लागे हो? चोखो लागे हो? कर लो 5/4, 5/4 सॉल्व करो, 4 एकम तो माइनस के 4, 5 में 4 चले जाएंगे, कितना बचा? 1। आपकी प्लस के ज्यादा तो प्लस के बच गया, प्लस cos x प्लस माइनस 2 sin x, कितना sin x? और ये क्या चल रहा है? dy ओवर, और यही क्या होगा हमारा? यही बच्चों क्या होगा? यही आंसर होगा, नहीं होगा? हाँ खाली sin x की जगह यहाँ 5/4 होता, हाँ तो 0 हो जाता। लल्ला लपुआ हो, इतनी देर से बता रहा है। क्या नंबर हो बोलो? हाँ यहाँ x के साथ 3 हो, यहाँ पे 3 होता, 3 sin x तो सही बाहर निकालते, जैसे इसका निकाला 2 बाहर, जैसे इसका 2 बाहर निकालना है ऐसे यहाँ पे 3 होता, 3 बाहर निकालते, क्योंकि कांस्टेंट है ना, सीधा सा फंडा है। क्वेश्चन को देखिए मत, कांस्टेंट है तो वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का हो जाएगा। लेकिन जब वेरिएबल नहीं है तो मजबूरन किसका करना पड़ेगा? कांस्टेंट का। मान लीजिए यहाँ पर 7 होता है ऐसे करके, या 6 होता तो 6 का क्या हो जाता? 0। क्या हो जाता? समझ में आया कि नहीं आया? तो कांस्टेंट बाहर आ जाता। ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन? थोड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो आगे इसका लेक्चर देंगे कि कैसे करके फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, कैसे इसका साइन एक्स का cos x ही होता है, cos x का माइनस साइन एक्स ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, तो ये प्रूफ करने वाले हैं हम। ठीक है, दूसरा ये करने वाले हैं हम कि बेसिक कि अवकलन की क्यों जरूरत पड़ी। अवकलन का मतलब होता है छोटा करना, बताया था मैंने। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, समाकलन का मतलब होता है बड़ा करना। आ जाइएगा सर, आ जाइए। अवकलन का मतलब क्या होता है? छोटा करना, और समाकलन का मतलब बड़ा करना होता है। कहाँ डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, कल हम डायग्राम से इस बात को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसे क्या कर दूं, अपलोड कर